पिछली कक्षा में हमने आत्मबोध या स्वयं को समझने से क्या तात्पर्य है, इसकी क्या अवधारणा है और स्वयं की समझ से संबंधित कौन कौन से टर्म्स थे, कौन कौन सी शब्दावली थी, इसके बारे में अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कि आत्मबोध के लिए कौन कौन सी तकनीकें और युक्तियां हम काम में ले सकते हैं। देखिए, स्वयं की समझ की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण युक्तियां और तकनीकें होती हैं जिनका अभ्यास किया जा सकता है। ये सारी जो टेक्निक्स या युक्तियां जो भी होती हैं, इनको अलग अलग साधनों के रूप में जो है हम प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि हम स्वयं की समझ में हमें सहायता मिले। स्वयं की समझ जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रिया है। इसलिए इसके साधन भी कैसे होंगे, जो आपकी मेंटल एबिलिटी को जज कर सकें, आपके जो है मानसिक स्तर से संबंधित, जैसे कि विचार हो गया, चिंतन मनन हो गया, इस तरह से संबंधित होंगे। तो हम बात करते हैं कि स्वयं की समझ के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। देखिए, पहली जो तकनीक है या पहली जो युक्ति है, वह है आपकी अंतर्दर्शन तकनीकी। अंतर्दर्शन तकनीकी, इसके अंतर्गत जो है बालक अपने अनुभव पर ध्यान केंद्रित करता है और स्वयं को समझने का प्रयास करता है। अंतर्दर्शन जो तकनीकी है, वो आत्मबोध को बढ़ाने में सहायक की भूमिका प्रदान करती है। इसको जो है बालक अपनी मानसिक एवं सूक्ष्म प्रक्रियाओं को ग्रहण करता है इसमें, और उन्हें समझने का प्रयास करता है और उस प्रयास के द्वारा ही अपने आत्मबोध को बढ़ाता है। अपनी जो मानसिक स्थिति, उस पर ध्यान देकर उसे केंद्रित करना अंतर्दर्शन तकनीक कहलाता है। वर्तमान में देखिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन हम कुछ तकनीकें यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे बेसिकली, जो कि हम शिक्षा क्षेत्र में जिनका आसानी से प्रयोग करते हैं, जो बहु प्रचलित हैं। तो ये थी अंतर्दर्शन तकनीक, जिसमें बालक अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट है जीवन चरित्र कौशल तकनीकी। इसमें जो है बालक अपने जीवन से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप हैं, अपने जीवन से संबंधित घटनाएं हैं, जैसे कि अपने शैशवावस्था से अपनी किशोरावस्था तक के परिवर्तनों में इससे निखार ला सकता है। वो इन सारे जो अपने जीवन में घटित क्रियाकलाप और घटनाएं हैं, उनको वो क्या करता है, लिखता है, रिटर्न करता है। उससे क्या है, उसको कई सारी चीज़ें जीवन में, जब हम कई बार अपने बारे में कुछ लिखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमने लाइफ में एक्चुअल में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी की है जिन्हें हमें चेंज करना चाहिए, या कौन से ऐसे परिवर्तन हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, या हमारे कौन सी गुण, कौन सी कमियां ऐसी हैं जिन्हें हमें बदलना चाहिए और जिसे आगे प्रमोट करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें जिसे प्रमोट करना है, हमें और आगे बढ़ाना है, उसमें निखार करना है, सुधारना है, और कौन सी ऐसी कमी है या कौन सी ऐसी मुझमें डिसक्वालिटी है जिसको कि मुझे चेंज करना है। तो इन सब जो ये टेक्निक है जीवन चरित्र कौशल, इसके माध्यम से हम ये परिवर्तन अपने अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो तकनीकी है वो है मनोशारीरिक तकनीकी। इस तकनीकी द्वारा बालक अपने शरीर से संबंधित नाड़ी शोधन गति अथवा शक्ति आदि के बारे में जानकारी रखता है, जिसके द्वारा क्या है, विद्यार्थी आत्मबोध में सहायक मानसिक क्षमता तथा योग्यता के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकता है। ये जो है आपके इंटरनल बॉडी पार्ट से रिलेटेड है। इसमें नाड़ी शोधन क्षमता या गति के माध्यम से बालक क्या करता है, अपने अंदर अपनी मानसिक योग्यता में और मानसिक क्षमता में जो अपने विषय में उसे जानकारी प्राप्त है, उसमें उससे स्वयं का आकलन करता है, और कोई परिवर्तन करना हो, कोई चेंजेस करना हो, तो वह भी वो उससे कर सकता है। नेक्स्ट है चरित्र लेखन तकनीकी। इस तकनीकी में विद्यार्थी आत्मबोध को बढ़ाने के लिए डेली अपने व्यवहारों का विश्लेषण कर उन्हें एक डायरी में लिखता है। डायरी में जो भी लिखित विवरण होता है, उसके आधार पर ही वह अपने में निहित गुणों और अवगुणों का विश्लेषण
कर सकता है। वह स्वाभाविक वातावरण से अपने आत्मबोध को समझ सकता है और उसे बढ़ा सकता है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों में डायरी लिखने की आदत होती है, वो रोज़ाना अपना रात को जो है डायरी मेंशन करते हैं। चरित्र लेखन जो तकनीक है उसमें, उस डायरी के अंदर भाई जो रोज़ाना डायरी लिखते हैं उसमें तो क्या है, वो रूटीन की अपनी कई सारी चीज़ें लिखते हैं। कई लोग अपने गुड एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस लिखते हैं। लेकिन जो चरित्र लेखन तकनीक है उसमें जो आप डायरी मेंटेन करते हैं उसके अंतर्गत जो है आप अपने रोज़ के व्यवहारों का विश्लेषण लिखते हैं और उन व्यवहारों को, मतलब उस जो लिखित विवरण है उसके आधार पर आप उससे जज करते हैं कि मेरे अंदर कौन कौन से अच्छे गुण हैं, कौन से अवगुण हैं, किस चीज़ को मुझे सुधारना है, किस चीज़ को मुझे आगे बढ़ाना है। इन सब चीज़ों से बालक जो है अपना स्वयं का आत्मबोध कर सकता है। नेक्स्ट, अगली जो तकनीक है वह है चिंतन। सामान्य रूप से जब हम अपने जीवन के बारे में चिंतन करते हैं या विचार करते हैं तो ही हमारे सामने उसका जो है हमारे जीवन का सत्य प्रदर्शित होता है। चिंतन के अभाव में देखिए किसी भी प्रकार का आत्म अवलोकन संभव नहीं हो सकता। चिंतन जो है स्वयं की समझ के प्रमुख साधन के रूप में एक तरह से स्वीकार किया जाता है, क्योंकि जब बालक या फॉर एन एग्ज़ाम्पल एक शिक्षक है और वो ये विचार करता है कि जो उसकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो प्रभावी रूप में संपन्न करना चाहता है उसको, तो उसके लिए कि मैं किस तरह से क्या कार्य करूं या किस तरह से मैंने आज की क्लास में टीचिंग की, इसके बारे में उसे चिंतन करना होगा। जब वह चिंतन करेगा तो उसे अपने आप रियलाइज़ होगा कि मैंने कौन से कार्य और व्यवहार मेरे अधिगम स्तर को उच्च बनाते हैं और कौन से कार्य और व्यवहार जो मेरे अधिगम स्तर को है निम्न बनाते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे और उसमें इंक्लूड करनी चाहिए ताकि मेरी टीचिंग और बेटर हो सके और इम्प्रूव हो सके। तो इस प्रकार से जब विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के बारे में चिंतन करता है तो वह अपनी क्षमताओं को खोजता है और उनको निखारता है। इसके साथ साथ ही अपनी कमियों को भी देखता है और उनको दूर करने का प्रयास करता है या उनका उन्मूलन करता है। इसलिए क्या है, चिंतन बहुत इम्पॉर्टेंट एक साधन है, बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है जिससे कि हम अपने स्वयं के बारे में या स्वयं की समझ को जान सकते हैं। नेक्स्ट है विश्लेषण। विश्लेषण की प्रक्रिया को स्वयं की समझ की प्रक्रिया का प्रमुख साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी कार्य क्षमता और व्यवहारों का विश्लेषण करता है तब उसको अपने व्यवहार की कमियां और क्षमताओं के बारे में पता चलता है और विश्लेषण प्रक्रिया के आधार पर ही वो अपने कार्य और व्यवहार के हर एक पक्ष में अपेक्षित सुधार ला सकता है। इसलिए विश्लेषण को स्वयं की समझ का एक महत्वपूर्ण साधन हम मान सकते हैं। नेक्स्ट है संश्लेषण। संश्लेषण भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम अपने कार्य और व्यवहारों के बारे में आत्मावलोकन करते हैं तो हमें बहुत सारी तथ्यों को हम एक दूसरे से जोड़ते हैं और उनसे एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो इन सभी तथ्यों का योग जो होता है वो हमारे अंदर जो है, ये संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उससे हम एक निष्कर्ष पे पहुंचने के बाद हमें ये पता चलता है कि मुझे कहाँ पे अपने अंदर चेंजेस करने हैं, कहाँ चेंजेस नहीं करने हैं। तो ये जो संश्लेषण की प्रक्रिया है उसके अभाव में हम सर्वोत्तम समझ की प्रक्रिया को संपन्न नहीं कर सकते। चिंतन, विश्लेषण, संश्लेषण, ये सारी जो है एक ही तरह से रिलेट होते हैं। आपको लग रहा होगा सिमिलर सा है, लेकिन सब में चेंजेस है। विश्लेषण में आपको पता है कि टुकड़ों में बांटा जाता है किसी भी चीज़ को, संश्लेषण में हम सारी चीज़ों का, सभी कार्यों और व्यवहारों का क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, उन्हें एकत्रित करके उनसे हम निष्कर्ष की प्राप्ति करते हैं। नेक्स्ट है चित्र तकनीकी। चित्र तकनीकी जो है, इस तकनीकी के अंतर्गत जो है कैमरे द्वारा विद्यार्थियों में व्यवहारों, अभिव्यक्तियों और प्रक्रियाओं के चित्र खींच लिए जाते हैं और इन चित्रों को देखकर विद्यार्थी अपनी क्रियाओं और अभिव्यक्तियों का निरीक्षण करता है कि वह किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है।
जैसे क्लासरूम में बच्चों को बैठा दिया और आप उसमें उनके या कोई कार्य करते हुए उनकी पिक्चर्स क्लिक करते हैं और उन पिक्चर्स के आधार पर ही कि वो इस समय किस का व्यवहार करता है। ये पिक्चर से आप ऐसे नहीं कि बच्चे को बता के खींचेंगे, आप पिक्चर्स क्लिक करेंगे। उससे जब विद्यार्थी को उसके बारे में ज्ञान नहीं होगा, वो अपना सहज रूप में अपना व्यवहार कर रहा होगा, अपनी अभिव्यक्तियाँ प्रदर्शित कर रहा होगा और आप उसे क्लिक कर लेंगे। और फिर उसके बाद विद्यार्थी उस चीज़ को जो है निरीक्षण करेगा, उस चीज़ को देखेगा कि हाँ मैं इस तरह का व्यवहार कर रहा था और मुझे यहाँ पे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए या करना चाहिए और इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रमाणीकरण। स्वयं की समझ में प्रमाणीकरण भी मेन साधन है। प्रमाणीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं को प्रमाणित करने के लिए विविध प्रकार के जो शिक्षा शास्त्री एवं विद्वान हैं उनके विचारों को खोजता है और उन विचारों के आधार पर ही वो अपने कार्य, व्यवहार और क्षमता को प्रमाणित करता है और उनको विकसित करने का भी प्रयास करता है कि विद्वानों के विचारों के आधार पर वो अपने व्यवहार की त्रुटियों को खोजता है और उनका शमन करने, उनका विनाश करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट, दार्शनिक विचार। दार्शनिक विचारधाराओं के माध्यम से जो है विविध क्षेत्रों में हम अपनी प्रतिभाओं को खोजने के लिए और कमियों के निराकरण के लिए जो है तैयार हो जाते हैं। ये दार्शनिक विचार जो है हमें अपनी प्रतिभाओं को खोजने के लिए और हमारी कमियों के निराकरण के लिए हमें विवश कर देते हैं कि यार ऐसा इस तरह की विचारधारा में इस तरह के जैसे आदर्शवादी विचारधारा उसके अंतर्गत व्यक्ति को उच्च आदर्शों से युक्त होना चाहिए। तो इसके परिणाम स्वरूप एक शिक्षक क्या करेगा, अपने व्यवहार में नैतिकता लाएगा, मानवता और आध्यात्मिकता संबंधी अपनी क्षमताओं को खोजेगा और आदर्शवादी विचारों के मार्ग पर चलने की प्रयास करेगा। इस तरह से वो अपने स्वयं का विकास भी करेगा। नेक्स्ट है अनुसंधान। अनुसंधान को भी जो स्वयं की समझ है उसका एक प्रमुख साधन माना जाता है, क्योंकि एक शिक्षक जो है स्वयं की समझ में अलग अलग प्रकार के कई अनुसंधान करता है। जब वह अपने आप को कार्य और व्यवहार पर अपने कार्य और व्यवहारों पर विचार करता है तो वह अनेक प्रकार के नवीन तथ्यों को जोड़ता है और हटाता भी है और उनसे जो प्राप्त प्रतिक्रियाएं हैं उनका संश्लेषण विश्लेषण करता है। इस प्रकार एक निश्चित निष्कर्ष पर भी पहुंचता है। तो ये जो सारी प्रक्रिया वो किस में की जाती है, अनुसंधान के अंतर्गत। तो अनुसंधान की इस प्रक्रिया में वो तार्किक चिंतन एवं मनन करता है और प्रयोगशाला को कक्ष मानता है। और अनुसंधान की यह जो प्रक्रिया है वह आत्मावलोकन के साथ साथ चलती है। नेक्स्ट है मूल्यांकन। मूल्यांकन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने कार्यों को सर्वोत्तम किस रूप में बना सकते हैं और कौन कौन से ऐसे साधन हैं जिनके आधार पर हम अपने कार्य और व्यवहार को उपयोगी बना सकते हैं। इसके साथ साथ ही हमको ये भी देखना चाहिए कि हमारे कार्य और व्यवहार की त्रुटियां क्या क्या हैं, उन पर भी हमें विचार विमर्श करना चाहिए। तभी मूल्यांकन की प्रक्रिया जो है वो सर्वोत्तम होती है और सर्वोत्तम स्वयं की समझ भी संभव हो सकती है। नेक्स्ट, समीक्षा। समीक्षा को भी जो है समीक्षा के अंतर्गत व्यक्ति क्या करता है, अपने कार्य और व्यवहार के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों के बारे में विचार करता है, फिर नकारात्मक पक्षों को समाप्त करने का प्रयास करता है। इस प्रकार जो समीक्षा है वह भी क्या करती है, स्वयं की समझ की प्रक्रिया को जो है अच्छा बनाती है, उसे अच्छे से विकसित कर सकती है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता व्यक्ति किसी भी व्यवस्था और कार्य पर जब तक स्वतंत्रता पूर्वक विचार नहीं करेगा तब तक वो अलग अलग प्रकार के जो नए नए लाभ हैं या नए लाभदायक जो तथ्य हैं उनकी खोज नहीं कर सकता। जब आपको सोचने के लिए ही प्रॉपर स्वतंत्रता नहीं है तो आप किसी भी कार्य को कैसे फ्रीडम के साथ या पूर्ण रूपेण उसको जो है संपन्न कर सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि आपको सोचने की, नए तथ्यों की खोज की, अपेक्षित स्वतंत्रता की
प्राप्ति होनी चाहिए, तभी आप अपने व्यवहार में भी सुधार करेंगे। स्वतंत्र विचार जो होते हैं वो पूर्णतः निष्पक्ष होते हैं, उनमें किसी प्रकार की बाध्यता या व्यवस्था नहीं होती। इस प्रकार के जो विचार होते हैं वो स्वयं की समझ में बहुत सहायक होते हैं। इससे स्वयं की समझ की जो प्रक्रिया है वह भी कैसी बनती है, स्वतंत्र और निष्पक्ष बनती है। नेक्स्ट है प्रयोग एवं तर्क, प्रयोग। जो प्रयोग है, निरंतर व्यक्ति अपने नवीन प्रयोग करके अपने स्वयं की समझ को प्रभावी बना सकता है, और वह ये जान सकता है कि कौन से नए एक्सपेरिमेंट के द्वारा मैं अपने, जैसे कोई टीचर ही है तो वो कौन से नए एक्सपेरिमेंट करे जिससे कि उसका टीचिंग जो है उसका जो अधिगम है वो जो शिक्षण है वो प्रभावी बन सके, जिससे कि उसके विद्यार्थी जो है, सभी विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। इस प्रकार नए नए एक्सपेरिमेंट करने से ही वह अपने जो है स्वयं के समझ में भी सुधार ला सकता है, अपनी स्वयं क्षमता को भी बढ़ा सकता है और विद्यार्थियों को भी इससे फायदा होता है। नेक्स्ट है तर्क। स्वयं की समझ की प्रक्रिया जो है तर्क पर आधारित होती है, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो तर्क के बिना स्वयं की समझ संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति किसी कार्य को संपन्न करता है तो उसके मन में तर्क उत्पन्न होता है कि इस कार्य को और भी अधिक प्रभावी ढंग से संपन्न किया जा सकता है। इसी आधार पर वह अनेक प्रकार के कार्यों को क्या करता है, सर्वोत्तम रूप प्रदान करता है और अपनी क्षमताओं में निखार करता है। इस प्रकार से ये जो सारी आपको टेक्निक्स बताई गई है, ये सभी टेक्निक्स जो हैं आपके स्वयं की समझ में या ये बोध में बहुत सहायक सिद्ध होती हैं। इनके बिना एक तरह से आप अपने आपको या स्वयं की समझ को व्यापक रूप से उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन स्वयं की समझ के अंतर्गत स्वयं पर नियंत्रण रखना भी बहुत आवश्यक है। अब स्वयं पर नियंत्रण या आत्मनियंत्रण क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।